जय हिंद फ्रेंड्स, इस 25th of July 2023. Let's get start the Hindu editorial analysis which I compile for you. Daily current affairs, editorial, PIB news, down to earth, सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल्स है अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का यूपीएससी का क्वेश्चंस क्या है और उसकी डिटेलिंग आपको दे दी जाएगी। ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2018 में क्वेश्चंस पूछा था। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस करना। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। तो पानी की जो ये खपत है उसको रोकने के लिए जो पानी डेसर्ट एरिया में जो प्लांट होते हैं उस प्लांट के पत्तियों में मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, जिनके कारण वो जो रोकते हैं पानी को ताकि उनके जड़ों में पानी रहे, पत्तियों में पानी रहे, सूखे नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर, इनमें से कौन सी मॉडिफिकेशंस होती है वही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो पहले में दिया है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, दूसरे में दिया है क्या टाइनी लीव्स, तीसरे में थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछ रहा है, कौन सा सही है आपको कमेंट सेक्शंस में लिखना है। इसकी सारी डिटेलिंग आपको नेक्स्ट डे अच्छे से दे दी जाएगी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हूँ वो क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज आर द कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ एनएसजी। तो ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक ग्रुप है कि किस प्रकार से न्यूक्लियर को आप रेगुलेट करेंगे, किस प्रकार से न्यूक्लियर सिस्टम का आप इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले स्टेटमेंट में क्या दे रहा है, इट विल एसेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट इफिशियंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। दूसरे में क्या दे रहा है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन द एनपीटी। तो एनपीटी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बना है और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से तो क्वेश्चंस बनाता ही है। तो ये नॉन प्रोलिफरेशंस न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी जो है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में दोनों और चौथे में कोई नहीं बोल रहा है। आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में लिखना है कौन सा इसका आंसर सही है। आपको डिटेलिंग यहाँ पे दे दी जाएगी, चिंता नहीं करना। नेक्स्ट डे पूरी डिटेलिंग अच्छे से मैं दे देता हूं ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो रिवर निकल के आती है, आपको बता दें प्रतिदिन एक रिवर मैं कवर कर रहा हूं। यहाँ पे भारत की जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं उन रिवर को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें जो मेन है उन्हें भी मैं कवर कर दूंगा, चिंता आपको नहीं करना है। तो एक रिवर प्रतिदिन यहाँ पे डिटेलिंग में कवर कर देता हूँ, कोई क्वेश्चंस इससे जुड़ा हुआ होगा तो आपका कवर हो जाएगा। तो आज का जो आया है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर क्या है, ये रिवर वन ऑफ द मेजर रिवर इन इंडिया और 5th लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में ये जानी जाती है भारत की। तो याद रखिएगा। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको रीवा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये नर्मदा, तो अमरकंटक की पठार से प्लेटिव से निकल कर आती है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये किस तरफ बहती है, तो आपको बता दें ये वेस्टवर्ड यानी कि गुजरात के साइड बहती हुई नजर आती है। किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में जाकर के ये उड़ेल देती है अपना पानी। कहाँ पे, अरेबियन सी। अरेबियन सी में कुछ स्पेसिफिक जगह है वहां पर जाकर के ये उड़ेलती है। तो ये जो ट्रेडिशनल बाउंड्री है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का, ये वहाँ पे बनाती हुई भी नज़र आती है। यही रिवर है, याद करिएगा, याद रखिएगा। 1312 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा करती है, 815 माइल जिसमें अगर देखा जाए, और जा करके गल्फ ऑफ खंबात जो कि इम्पोर्टेंट है, गल्फ ऑफ खंबात जो कि अरेबियन सी में पड़ता है, वहाँ पर जाकर के पानी को उड़ेल देती है। तो गुजरात में जाकर के ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक इसी प्रकार से ताप्ती रिवर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, माही रिवर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये सब रिफ्ट वैली से निकलती हैं। ये भी आपका रिफ्ट वैली से ही निकलता है, याद रखिएगा। अगर ट्रिब्यूटरी की इसकी हम बात करें तो ट्रिब्यूटरी इसकी कौन कौन है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं खारमेर, बुरनेर, बंजर, तेमूर, सेनेर,
शेर, शक्कर, दूधी, सुकरी, तवा जो कि इम्पोर्टेंट है, हतर, गंजल, अंजन, मचाक, छोटा तवा इम्पोर्टेंट है, कावेरी, खूरिका, ये कावेरी एमपी की है, कुंडा और देवगोई, करजन, ये सब इम्पोर्टेंट रिवर हैं। अच्छा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्या होती है? अगर कोई रिवर की बहने की डायरेक्शंस ये है तो याद रखिएगा हमेशा इसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगी वो आपकी ऊपर के साइड की होगी। यानी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर जानी जाती है? जो ऊपर से रिवर आकर के इसमें मिल जाती हैं। तो ये सब ऊपर से रिवर आकर के मिली हैं तो ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई, और जो नीचे से आकर के मिल रही हैं वो राइट ट्रिब्यूटरी के रूप में रिवर जानी जाएंगी। तो यही इसकी सहायक नदियां जानी जाती हैं। तो अब राइट वाली देख लिया जाए, सिलगी, बलई, गौर, हिरन, बिरांजो, टेंडनी, बरना, कोलर, सीप, जमनेर, चंद्रशेखर, खारी, केनर, कोरल, करम, मन, उरी, हथनी और ओरसांग, ये सारे के सारे रिवर यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में जाने जाते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कोई इशू, कोई क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट ग्लोसरी है जो आज का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हूँ एक्सक्यूजाइट, इसका क्या मतलब होता है? बहुत ही उत्कृष्ट कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या? एक्सक्यूजाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। इसका अगर पर्यायवाची की बात करी जाए तो एलिगेंट इसका पर्यायवाची है। अगर एंटोनिम्स की बात करी जाए तो बहुत ही साधारण हो जाएगा, यानी ऑर्डिनरी। दूसरा जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे वो है पेंसिव, इसका हिंदी होता है चिंतामय, यानी किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाना, उसके बारे में सोचना। सिनोनिम्स क्या होते हैं यहाँ पे? तो कंटेम्पलेटिव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम केयर फ्री, यानी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना, केयर फ्री हो जाना। एफिमेरल का क्या मतलब होता है? क्षरिक। ये क्षरिक क्षरिक नहीं है, यहाँ क्षणिक लिखना चाहिए हमको, क्षणिक, क्षणिक। तो ये याद रखिएगा, क्षणिक। और इसका क्या मतलब होता है? बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटे अंतराल के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, इफिमेरल। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या है? फ्लीटिंग, और एंटोनिम्स परमानेंट हो जाता है। वर्ड यहीं पे जो दूसरा आ रहा है वो बेनिवोलेंट, इसका क्या मतलब होता है? दयालु। इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूज हो जाता है कई जगह। और जो सिनोनिम्स आएगा वो चैरिटेबल, जो एंटोनिम्स आएगा मेलीवोलेंट, यानी यहाँ पे दयालु नहीं मेलीवोलेंट जो वर्ड आएगा इसी के विपरीत, याद रखिएगा, बेनिवोलेंट का विपरीत मेलीवोलेंट। पांचवा जो वर्ड यहाँ पे दिया हूँ परनीसियस, जिसका मतलब होता है हानिकारक, इसका क्या सिनोनिम्स होगा? डिस्ट्रक्टिव, और एंटोनिम्स होगा बेनिफिशियस। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ग्लोसरी आपको बतानी थी। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पीआईबी न्यूज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का जो पीआईबी न्यूज़ है वो यहाँ पे ये रहा। श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्या एक्सप्रेस किए हैं? तो ग्रीफ, यानी अपने ग्रीफ को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कि किसकी जो मृत्यु हो गई है? सीनियर आरएसएस लीडर श्री मदन दास देवी। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। मदन दास देवी किससे रिलेटेड हैं? याद रखिएगा, आरएसएस से रिलेटेड हैं। और आपके नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से निकल के आए थे, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे उन शोक व्यक्त करते हुए नजर आए हैं, ग्रीफ, शोक व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। 40 साइट्स जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज हम लोगों की है। हम लोगों के भारत से 40 साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। जबकि बात करी जाए 52 साइट की तो ये टेंटेटिव लिस्ट में है। अच्छा, टेंटेटिव लिस्ट किसे बोलते हैं? तो वो लिस्ट जो अभी वेटिंग लिस्ट में है, उस पर सोच विचार चल रही है कि इसको ऐड किया जाए या नहीं, वही चीज़ें यहाँ पर है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पीएम डिवाइन एक स्कीम है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से भी आए हैं। तो ये डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पीएम डिवाइन, तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ये एक इनिशिएटिव है, किस प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के भारत का जो है उसको किस प्रकार से विकास करा जाएगा, उसी पे सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% सेंट्रल फंडिंग करती है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों में क्या अंतर है? ये हमेशा यूनियन या फिर सेंटर ही बियर करेगी सारे खर्चे, यहाँ पे कुछ सेंटर करेगी, कुछ स्टेट करती है। तो सेंट्रल सेक्टर, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये अंतर है, याद रखिएगा।
अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? तो ये फंड करेगी क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर जो चलेगी उसको फंड करेगी। किस प्रकार से गति शक्ति जो स्कीम है उसको फंड करती हुई नजर आएगी। दूसरी जो बातें बोल रही हैं, सपोर्ट करेगी सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के आएगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। किस प्रकार से लोगों की जीविका को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, युवाओं को किस प्रकार से यहाँ पे वुमेन को किस प्रकार से लेकर के चला जा सकता है, उस पर फोकस करेगी। तो जो डेवलपमेंट गैप्स हो जा रहे हैं उसको भरती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है, सेमीकॉन इंडिया 2023 कहाँ पे हुआ है? सबसे पहले और फर्स्ट क्वेश्चंस तो यही पूछेगा आपसे, ये कहाँ पे हुआ है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें आपके गांधीनगर में ऑर्गेनाइज की गई है, गुजरात में हो गई है। और ये सेमीकॉन क्या है? तो सेमीकॉन से बनता है सेमीकंडक्टर। किस प्रकार से भारत में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होगा वही यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो भारत भी सेमीकंडक्टर वाले फील्ड में घुस चुका है। अब किस प्रकार से ये चीज़ें चलेंगी, किस प्रकार से डेवलप होंगी, मैन्युफैक्चरिंग होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। तो कहाँ पे हुआ है सेमीकॉन इंडिया? याद रखिएगा, गांधीनगर, गुजरात। कुछ न्यूज और फैक्ट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, उसको हम देख लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा में अमित शाह जी ने बोला है कि यहाँ पे हम जो डिबेट करना है मणिपुर को लेके वहाँ पे हम तैयार हैं, लेकिन अपोजिशंस यहाँ पे साथ देती हुई नहीं नज़र आ रही है, ऐसा उनका कहना है। दूसरा क्या है, इजराइल हार्ड राइट गवर्नमेंट, जो इजराइल की गवर्नमेंट है नेतन्याहू यहाँ पे चला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो जो कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था इजराइल में, वो अब पास हो रहा है। वही चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद भी ये चीज़ें लेकर चली आई गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पे CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ये क्या है, तो ये बॉडी है एक। और EPFO ये क्या है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, किस प्रकार के ये फंड जो ऑर्गेनाइज करता है आपका सैलरी का, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है, याद रखिएगा, बहुत थोड़ा सा बढ़ा है, हालांकि 8.10 था, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 8.10 थी। और ये 0.05 का बढ़ोतरी हुआ है, यानी 815 हो चुका है। याद रखिएगा क्या चेंजेज हैं, तो ये लास्ट फिनेंशियल ईयर से ये एप्लीकेबल होगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्टे कर दिया है किस चीज़ को लेके, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो साइंटिफिक सर्वे करने वाला था ज्ञानवापी मस्जिद में, ये कहाँ पे है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि कहाँ पे है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में मस्जिद है। काशी विश्वनाथ की जो मंदिर है ठीक सटे उसी के प्रीमाइस को थोड़ा सा लेकर के यहाँ पे मस्जिद ये निर्माण करी गई थी, ज्ञानवापी मस्जिद। अब इसी पे ये इशू निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कर दी है, स्टे लगा दी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है इसरो की। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो PSLV C56 कैरिंग, ये जो लॉन्च व्हीकल है, भारत की लॉन्च व्हीकल है, याद रखिएगा। और सिंगापुर की हम लोग सैटेलाइट को ले जा करके रखने वाले हैं ऑर्बिटर में, याद रखिएगा, किसके, अर्थ के ऑर्बिटर में। तो ये सिंगापुर की DSSAR, क्वेश्चन ये भी आ सकता है किस कंट्री का है, क्या नाम है, कौन सा व्हीकल लेके जा रहा है, सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये जो 30 जुलाई को लॉन्चिंग होने वाली है DSSAR, ये कैरी करेगी क्या, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार है एक प्रकार से। और ये जो डेवलप किया गया है ना DSSAR को, वो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा ये किया गया है। तो किसके द्वारा DSSAR किया गया है, तो इजराइल के द्वारा। और लॉन्च कौन कर रहा है, तो इसरो। कौन सा व्हीकल ले जा रहा है, PSLV C56, किस कंट्री का है, सिंगापुर। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, आशा करते हैं। इसके साथ ही अगर बात करी जाए तो और भी कई सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं। तो Velox AM जो कि 23 किलो का है, ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन माइक्रो सैटेलाइट, यानी छोटा है इसको बोला जाए। तो ये एटमॉस्फेरिक कपलिंग और डायनामिक एक्सप्लोर, यानी आर्केट को भी ले जाएगा, वेलेक्स को ले जाएगा, और स्कोप सेकेंड को ले जा रहा है, नूलियन को ले जा रहा है। ये चीज़ें जाने वाली हैं, जो कि याद रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें जा करके यहाँ पे आपको अर्थ ऑर्बिट में भारत जो है सेटल कराएगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ग्लेसिया 2, ये नैनो सैटेलाइट की कैटेगरी में ये चीज़ें आ रही हैं। तो जो
लो अर्थ ऑर्बिट है, इनमें ये चीज़ें जाएंगी जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल निकल के आ रहा है आज का, वो हम देखेंगे डिटेल में कि क्या किस प्रकार से यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इंडिया और श्रीलंका यहाँ पे किस प्रकार से अपने चीज़ों को जियो पॉलिटिक्स को लेकर के चल रहे हैं, वो सारी डिटेलिंग आपको दी जाएगी। आपको पता ही होगा रनिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी रिसेंटली भारत में आए हुए हैं और सारी की सारी जो भारत से डिप्लोमेसी चल रही है, जो डील चल रही है, जो पार्टनरशिप चल रही है, वो यहाँ पे बताई गई है। लेकिन उन सब के बीच इशू निकल के आता है 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंका, वो क्या है तो उसकी डिटेलिंग भी आपको दी जाएगी। बैकग्राउंड में जाकर के वो चीज़ें मैं सारी आपको बता दूंगा, चिंता नहीं करना है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये मीटिंग हुई है कि किस प्रकार से रिलेशंस को सही किया जाए, और जो फोकस किया गया है ना वो इसी टाइटल को बना के इसको फोकस किया गया है। स्टेटमेंट एक निकला है जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी, यानी कनेक्टिविटी को हम सही करेंगे एक देश से दूसरे देश में, कैटलाइज प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाएंगे और तीव्र गति से इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक विजन तैयार किया जाएगा। तो ये चीज़ें निकाली गई हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमासिंघे दिल्ली में जो लास्ट वीक बात किए हैं, तो ये 5 एरिया को फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइटल के अंतर्गत। वो क्या है 5 एरिया, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैरीटाइम, एयर, एनर्जी, ट्रेड और पीपल से पीपल की इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और ट्रेड ये सब इम्पोर्टेंट एरिया हैं चारों, और पीपल से पीपल इनिशिएटिव यहाँ पे लेकर के चलने की बात करी जा रही है। किसके बीच? श्रीलंका और इंडिया के बीच, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है मैरीटाइम में, कनेक्टिविटी लाइए, यहाँ पे डेवलपमेंट करिए पोर्ट का, एयरपोर्ट का श्रीलंका में, ये सब चीज़ें चल रही हैं। किस प्रकार से भारत इन सब चीज़ों में अपना हाथ डाल सकता है। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं कि नेटवर्क, फ्लाइट नेटवर्क कनेक्टिविटी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच यहाँ पे नॉर्दर्न ईस्टर्न प्रोविंसेस में भी रिज्यूम होनी चाहिए, और फेरी सर्विसेज जो नाव वाले मछुआरे होते हैं जिनको अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ये सब भी इशू रिजॉल्व होने चाहिए। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, जो एनर्जी की कनेक्टिविटी होगी ये डेवलप करेगी रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी पे यहाँ पे फोकस किया गया है, किस प्रकार इसको लेकर के चला जाए। तो श्रीलंका की इकोनॉमी यहाँ पे जो पिछला साल हम लोग जाने हैं किस प्रकार से क्रैश करी, अब धीरे धीरे ये थोड़ा वर्कआउट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इशू क्रिएट कर रही हैं। दूसरा जो बातें आ रही है, जो डील हो रही है उसको ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रही है। किस पे? कि भारत का जो यूपीआई है, यूपीआई का क्या फुल फॉर्म है, यूपीआई का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शंस में आप जरूर लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। तो ये डिजिटल पेमेंट जिससे होता है यूपीआई के थ्रू ही होता है, तो ये श्रीलंका में भी लाने की बात करी गई है। रुपी का इस्तेमाल श्रीलंका में भी व्यापार के लिए करने की बात करी गई है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, याद रखिएगा ये चीज़ें बाइंडिंग नहीं होती हैं, ये एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट अलग चीज़ हो गई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग हो गई। ये दो लोग हैं, एक और दो, इनमें कोई सहमति हो जाए आपस में ऐसे ही, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरी चीज़ें क्या बोली जा रही हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लोर और इन्हेंस करने की बातें बोली जा रही हैं। टूरिज्म, कल्चर और जो रिलीजियस ट्रेवल है, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको लेकर के भी आगे बढ़ने की बातें बोली जा रही हैं। अब हम देखेंगे कि ये श्रीलंका का लोकेशंस क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या बैकग्राउंड इशू बन सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे रामेश्वरम। तो ये आपका रामेश्वरम है, याद रखिएगा ये रामेश्वरम आइलैंड है, एक छोटा सा ये आइलैंड है, और ये पंबन ब्रिज से लेकर के रामेश्वरम आइलैंड तक कनेक्ट करता है। ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इस ब्रिज को बना भी रही है। आपका ये रहा नॉर्दर्न पार्ट, जेफना वाला रीजन। तो ये जेफना वाला रीजन है, इस रीजन में तमिल कम्युनिटी आकर के यहाँ पे अंग्रेजों को द्वारा लाई गई थी खेती करने के लिए, चाय बागान की खेती करने के लिए, यहीं पे ये रह गए हैं। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट यहाँ पे इनको इनकी लेजिस्लेटिव राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, ये सब राइट्स अभी नहीं दे पाई है, जिसके कारण
इश्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे चीज़ों में यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है इन वाले रीजन में इन लोगों के लिए जो कि अपने तमिलियन लोग हैं। यही सारी इश्यू निकल के आ रहा है। तो ये श्रीलंका है, देख सकते हैं। और ये अपना कौन सा ब्रिज है, तो यहाँ पे एडम ब्रिज है, याद रखिएगा, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भगवान श्री राम श्रीलंका गए थे, रावण को यहाँ पे वध किए थे, तो इसी ब्रिज को बनाने का उन्होंने कार्य किया था, जो कि नासा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली है कि ये ह्यूमन मेड चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे बहुत सारे लैकनेस भी हैं इन सब चीज़ों में। अगर देखा जाए, डॉक्यूमेंट को अच्छे से डिटेल करके देखा जाए, तो रनिल विक्रमासिंघे जो विजिट किए हैं भारत में, तो यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे क्या बोला है कि जो 30A अमेंडमेंट है, जिसकी हम बात आपसे अभी कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो यहाँ पे डिवोल्यूशंस ऑफ पावर जो नॉर्थ को होगा ईस्टर्न प्रोविंसेस में, ये रिजॉल्व करेगा लॉन्ग पेंडिंग इशू। जो भी यहाँ पे अरेस्ट हो गए हैं इंडियन फिशर्स, जो भी फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे उन सब चीज़ की बातें बोली जा रही हैं कि यहाँ पे 13A अमेंडमेंट को जो होगा वहाँ पे उसको सम्मान मिलेगा, राइट्स मिलेगी नॉर्दर्न वाले रीजन पे। तो याद रखिएगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस वाले रीजन पे जो अभी आपको दिखाया मैं, वहाँ पे ये सारी इशू क्रिएट कर दे रही हैं। अब दूसरी क्या चीज़ें हैं, तो मोदी जो यहाँ पे इन सब मुद्दे को, 13A वाले मुद्दे को यहाँ पे उनसे डील ही नहीं किए, डिस्कस ही नहीं किए अपने स्पीच में, जिसके कारण यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे क्वेश्चंस उठता हुआ नजर आ रहा है, किस प्रकार अपने ही लोगों को हम इस तरीके से छोड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे नो लॉन्गर वेलकम टू ब्रिंग हिस्टोरिकल कंसर्न। तो जो हिस्टोरिकल कंसर्न है, यानी ब्रिटिश के समय से ही तो आखिर तमिलनाडु के जो पीपल हैं, अपने भारतीय लोग हैं, वो गए थे श्रीलंका, उन्हीं लोगों ने लेके गया था उनको खेती कराने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो सेटल हो गए, तो उनको राइट्स तो मिलने चाहिए। सही बात है, राइट्स मिलने चाहिए। तो हिस्टोरिकल कंसर्न है ये, और यहाँ पे नेगोशिएशन सही से नहीं हुई इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये सारी इशू बोली जा रही है। तो आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा अगर देखा जाए तो 30A अमेंडमेंट जो है वो क्या है, यहाँ पे अगर डिटेल में बैकग्राउंड में हम देखें तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे 30 जो अमेंडमेंट है श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका उद्देश्य है कि ये किस प्रकार से पावर को प्रोविंशियल काउंसिल में देगा, यानी डिवॉल्विंग ऑफ पावर बोली जा रही है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उनको ग्रांट देगा। किस प्रकार से लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव पावर, ये दोनों ग्रांट देता हुआ नजर आएगा, यानी इनको ये पावर दिया जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर अपना स्वयं लॉ बनाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपना एडमिनिस्ट्रेशन करिए। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं चली। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 में इंडो श्रीलंका एकॉर्ड के तहत। याद करिएगा, ये 1987 का एकॉर्ड है, 1987 का इंडो श्रीलंका एकॉर्ड, और यहाँ पे एड्रेस किया गया था तमिल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और रीजनल ऑटोनॉमी यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात बोली गई है। किस जोन में, तो जो अगर ये श्रीलंका है आपका, तो इन जोन की बातें बोली जा रही है। यहाँ पे ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, लोगों को लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पे दी जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा अगर बात करी जाए अमेंडमेंट का, तो यहाँ पे पहले ही दें, डिवोल्यूशंस ऑफ पावर है, इम्प्रूव करेगा रीजनल गवर्नेंस, कल्चरल और उनके लिंग्विस्टिक राइट्स का यहाँ पे प्रोटेक्शंस करेगा, रिडक्शन करेगा, जो भी एथनिक टेंशन हो रहे हैं वहाँ पे उसको कम करता हुआ नजर आएगा। तो जो तमिलियन लैंग्वेज है वो अपनी कल्चर को प्रिजर्व कर सकेंगे, तमिलियन स्पीकिंग भाषा अपनी जो है उनको उसको बोल सकेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। तो डिवोल्यूशंस ऑफ पावर किस किस फील्ड में, तो यहाँ पे मोर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स इन द एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों में हम अपने पावर्स को यहाँ पे दे सकते हैं। श्रीलंका को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि अभी भी ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं चल रही हैं। तो यही सारी 13A अमेंडमेंट जो इंडो श्रीलंका एकॉर्ड हुआ था 1987 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के अंदर आपको इतना बस याद रखना है। आपको यहाँ पर बता दूँ तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, इम्प्रूव्ड रीजनल गवर्नेंस, कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट और रिडक्शन इन एथनिक
टेंशन। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा तो 13A अमेंडमेंट आपको समझ में आ जाएगा क्या है। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है दिल्ली ऑर्डिनेंस। तो ये दिल्ली ऑर्डिनेंस क्या है इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो अरविंद केजरीवाल का है, जिसे आम आदमी पार्टी बोलते हैं। केंद्र में हम लोग सभी लोग जानते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे क्या इश्यू निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे पिछले कुछ ही सप्ताह पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट बोला है कुछ विशेष पहलुओं को छोड़ करके दिल्ली गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वह अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशन कर सके, उनको अपॉइंटमेंट कर सके, उनको ट्रांसफ़र कर सके। अब देखिए वेरी क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र और प्रमोशंस है ये सारी की सारी राइट्स किसको दे देता है, पिछले जजमेंट में तो दिल्ली गवर्नमेंट को दे देता है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट सेलिब्रेट भी करने लगती है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट कार की तो ऑर्डिनेंस पास करी। ये ऑर्डिनेंस क्या था, अब उस ऑर्डिनेंस की डिटेलिंग में चले जाएंगे और समझेंगे कि अब क्या चीज़ें बदल गई हैं जो कि पहले चीज़ें नहीं थी। तो जो लीगैलिटी है ना, जो लॉ की बात करी जा रही है यहाँ पे, रिसेंट जो ऑर्डिनेंस डाला गया है, ऑर्डिनेंस कौन इशू किया है, चूंकि सेशंस में हाउस नहीं रहेगा तो ऑर्डिनेंस ही लाया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में आता है, तो 1, 2, 3 आर्टिकल में आता है, याद रखिएगा। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया गया ये ऑर्डिनेंस कि दिल्ली को स्क्रूटनाइज किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा जो चीज़ें चली हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड सच 5 मेंबर बेंच, ये तीसरी बार चीज़ें हैं, 5 मेंबर की बेंच यहाँ पे एग्जामिन कर रही है। और जो पावर है यहाँ पे लास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें अगर, तो ये पावर यहाँ पे एंटिटी इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही है, प्रभावित करती हुई नज़र आ रही है। तो इसका क्रक्स आपको मैं पहले ही बता दिया जो यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए। तो जो सर्विसेज है यहाँ पे, सर्विसेज यहाँ पे पुनः जो है इस ऑर्डिनेंस के द्वारा सेंटर को पावर दी जा रही है कि सेंटर के पास ऐसी पावर रहेगी कि वो प्रमोशंस कर सकते हैं ऑफिसर्स का, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ऑफिसर्स का और ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपॉइंटमेंट का। दिल्ली गवर्नमेंट से ये पावर इस एंट्री के तहत छीनी जा रही है, याद रखिएगा, जो कि अंडर 41 में ये चीज़ें कवर करी गई थी। सर्विसेज को लेकर के ही सारी लोचे, सारे इशू यहाँ पे हो रहे हैं। तो पहले कोर्ट क्या बोला था, तो पहले कोर्ट ये बोला था आर्टिकल 239AA में दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी यहाँ पे आता है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बना हुआ है। तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड कर रहा है 3 सब्जेक्ट को, उसके बाद सारी की सारी पावर यहाँ पे दिल्ली को दे दिया है। तो इसी को एक्सक्लूड किया है क्या, पुलिस को, पब्लिक को, लैंड को। तो जो पुलिस है वो अमित शाह के अंदर में आता है, याद रखिएगा, जो कि होम मिनिस्ट्री है। पब्लिक ऑर्डर, लैंड, ये सारे के सारे किसके अंडर में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बाकी चीज़ें दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसी के आधार पे यहाँ पे जजमेंट पहले सुना दिया था, लेकिन अब बात जो कर रही है 3 बेंच जज की यहाँ पे ऑर्डिनेंस को लेकर के, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे न्यू अथॉरिटी बनाने की बातें बोली जा रही हैं कि किस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा सर्विसेज को आर्टिकल 239AA में। तो क्लॉज 7 यहाँ पे आर्टिकल 239 यही अलाउ कर रहा है पार्लियामेंट को कि आप इनेक्ट करिए लॉ यहाँ पे, और जो अप्लाई होगा चीज़ आर्टिकल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कंसीड कर रहा है पार्लियामेंट के पावर को कि आप इनेक्ट कर रहे हैं इस प्रकार की लॉ, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे जजमेंट में जो अभी बोल रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट, पहले जजमेंट में क्लियरली बातें बोल दिया था कि ये हक किसका है, दिल्ली गवर्नमेंट का, लेकिन अब जो जजमेंट आ रहा है वहाँ पे एक मेडियोकर रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सर्विसेज हैं कंप्लीटली फ्रॉम इलेक्टेड दिल्ली रेजिम एम्बिट में
आ रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो अमेंडमेंट आ रहा है उसको लेकर के बेंच यहाँ पे बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी जो बेंच यहाँ पे बनाया हुआ है ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट, तो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है, बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉज 7 ऑफ द आर्टिकल यही बातें बोल रहा है कि पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकता है लॉ। अब देखिए सीधे तो लॉ इनेक्ट करके ये ऑर्डिनेंस लाए हैं, ऑर्डिनेंस ला के ये लॉ इनेक्ट कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे सीधे इन तीन मुद्दों को छोड़ने के बाद भी ये ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट जो भी चीज़ें हैं सर्विसेज सेक्टर की, ये इफेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी इशू नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोवर्सी ओवर सैंपल सर्वे, तो जो सैंपल सर्वे आए हैं उनको लेकर के क्या कंट्रोवर्सी है, क्या लूप होल है, कमियां हैं, किस प्रकार से उसमें प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे सर्वे कर रही हैं उनको सही प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। क्यों? तो यहाँ पे जो सर्वे निकल के आ रही है ना, उन्हीं में बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही हैं, यहीं पे यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। दूसरी क्या बातें बोली जा रही हैं, तो जो चीज़ें पब्लिश हो रही हैं नेशनल डेली में, यहाँ पे 7 जुलाई 2023 को पब्लिश हुई थी, तो यहाँ पे बहुत सारे डाटा कलेक्शंस प्रोसीजर में नेशनल सैंपल सर्वे की अगर बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, पीरियोडिक लेवल सर्वे की हम बात करें, तो इन सब सर्वे में बहुत सारे लूप होल्स पाए गए हैं। सही मायने को लेकर के, इंडिकेटर्स को लेकर के ये सर्वे नहीं हो पाए हैं। कई सारे पुराने ओल्ड सर्वे को भी यहाँ पे मिक्सअप कर लिया गया है। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, तो जो मेजर सैम्पलिंग ओवरऑल है, ये सारे प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, इसकी ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो ये ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है जो यहाँ पे एडिटर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रत्येक सर्वे में यहाँ पे जो इसको छोड़ के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथे को छोड़ के जो 15-16 में हुआ था, याद रखिएगा, इन सब में 15-16 वाले को छोड़ के इन सब में जो है बहुत सारे अंडर एस्टिमेशन है। यानी जिस प्रकार से जज करना चाहिए लोगों को, जैसे पीपुल की क्या प्रॉब्लम है, कितने पॉपुलेशंस है, किस प्रकार सा नीड है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है, कोई भी चीज़ें अगर बात करी जाए जो सैंपल सर्वे में ली जा रही हैं डाटा, उस प्रकार के उस डाटा को अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में सही प्रकार से जज नहीं किया गया है। यहाँ पे अंडर एस्टिमेशन हुई है, कहीं पे ओवर एस्टिमेशन हुई है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इशू निकल के आ रही है यहाँ पे वो क्या है, तो आपको बता दें, अंडर एस्टिमेशन जो भी आपको बताया किस प्रकार से अर्बन पॉपुलेशंस और रूरल पॉपुलेशंस को सही प्रकार से सर्वे में नहीं डाला गया है। यानी जो भी इंडिकेटर हैं, मायने हैं, एक आधार है, बेस हैं, उस आधार पर यहाँ पे जजमेंट नहीं हो रहा है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे देखने योग्य, तो आपको बता दें, जो नेशनल सैंपल सर्वे है और जो यहाँ पे PLFS है, जो कि ये सारी चीज़ें किस उद्देश्य से बनाई जाती हैं कि जो भी घर हैं, जो भी लोगों के घर हैं, जो पॉपुलेशंस हैं, इनके आधार पे यहाँ पे बनाई जाती हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये जो इम्पोर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कि कौन पॉवर्टी रेखा के नीचे है, कौन ऊपर है, कौन BPL है, कौन अंत्योदय है, किस घर में कितना इनकम आ रहा है, किस घर में कितनी रोजगारी है, बेरोजगारी है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे भूखमरी का स्टेटस है, हेल्थ का क्या स्टेटस है, सैनिटेशंस का क्या स्टेटस है, सारी चीज़ें डाटा यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे चेक करती है। तो यहाँ पे लगभग SDG की अगर बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें, तो उन आंकड़ों पर ये चेक करती है, ना कि ये जो एस्टिमेशंस के आधार पे ये चीज़ें चल रही हैं, जो कि ओवर एस्टिमेशंस कहीं हो जा रहे हैं, कहीं कहीं अंडर एस्टिमेशंस, ये सारे इशू निकल के आ रहे हैं। क्या सिग्निफिकेंट रेमेडियल करेक्टिव मेजर्स है यहाँ पे, वो अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अर्बन एरिया को सही प्रकार से करने की ज़रूरत है, यही इसका यहाँ पे रेमेडी बताई गई है। तो रूरल एरिया प्लस अर्बन एरिया, दोनों एरिया को सही प्रकार से अगर हम जज करेंगे तभी जा करके ये चीज़ें चलेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड में अगर देखें तो NSC और NSO जो कि निकल के आ रही है, आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, वो हम देखेंगे। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशंस ऑफ इंडिया जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, ये 2000 में जनवरी में फॉर्म करी गई थी रंगराजन कमीशंस के अंतर्गत। इसके चेयरपर्सन जो कमीशन के होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट की रैंक को
इंजॉय करते हैं। मेंबर ऑफ द कमीशंस की बात करी वहीं पे तो सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के रैंक को इंजॉय करते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर इंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ओनली रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। तो इनको जो है प्रेसिडेंट के द्वारा केवल रिमूव किया जा सकता है। किसको? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशंस के मेंबर को याद रखिएगा। एनएससी की बात करी जा रही है। यहाँ पे सीएसओ पहले जो बात करी जा रही है सेटअप किया गया था 2 मई 1951 को, लेकिन बाद में इसका नाम जो बदल करके क्या रखा गया, इसका नाम बदल करके सीएसओ यानी सीएसओ, इसका नाम 1951 में नहीं था, इसका नाम सीएसआई था और 1954 में इसका नाम सीएसआई था, मर्ज कर दिया जाता है सीएसओ में मर्ज कर दिया था, यानी नाम बदल दिया जाता है। सिंपल सी बात यही जानिए। तो ये ऑफिस था यहाँ पे और पहले इंस्टीट्यूट था, फिर ऑफिस हुआ, फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस नाम पड़ जाता है। ये चीज़ें क्लियर करिएगा, याद रखिएगा। तो न्यू नेम इसका क्या हो गया है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे याद रखिएगा। और नाउ इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये चीज़ें याद रखिएगा। आज के समय में अगर बात करें नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यहाँ पे एनएसएसओ, यहाँ पे क्या होता है? तो एनएसओ बना दिया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि इम्पोर्टेंट है। 23 मई 2019 को ये चीज़ें मर्ज कर दी जाती हैं सीएसओ में। तो यहाँ पे क्या है? एनएसओ सीएसओ को बना करके एनएसओ बना दिया जाता है। इनको मर्ज करके ये बना दिया गया है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस इसके अंतर्गत आती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस ये बहुत सारे न्यूमरस चैलेंजेस को फेस करता था, इसलिए जो ऑटोनोमस बॉडी है एनएससी, यहाँ पे इन सब चीज़ को स्टैट्यूटरी स्टेटस की तरह, स्टैट्यूटरी स्टेटस एनएससी को नहीं है, लेकिन इसकी तरह ये कार्य करने के लिए बनाई गई है। अब जो एलिगेशंस और आरोप लग रहे हैं यहाँ पे कि जो सैंपल है ना वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, क्या यहाँ पे कमियां हैं, क्या आउटडेटेड सैंपलिंग फ्रेम करी गई है, सारी की सारी रिलेवेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो पहला क्या बताई जा रही है? तो जो प्राइमरली है ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन सेंसस पे, और विलेज, टाउन्स, अर्बन, ब्लॉक्स, इन सब चीज़ को 10 साल के आंकड़े को ये लेकर के सैंपल कर दिए हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें बातें बोली जा रही हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बातें बोली जा रही हैं अर्बन ब्लॉक को लेकर के, तो नेशनल सैंपल सर्वे यहाँ पे जो लेटेस्ट अर्बन फ्रेमवर्क यहाँ पे सर्वन आए हैं ब्लॉक लेवल पे, ये सारे के सारे लिस्ट अर्बन सेंसस से यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए नजर आए हैं, जो कवर कर रहे हैं सारे टाउन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आप नए नए आंकड़े को क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ पे वही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस किया जा रहा है? जो सिमिलर सर्वे है इंटरनेशनली, तो उसमें क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है? तो सबसे पहले बता दें जो तरीके हैं उनमें प्रॉब्लम है। सही प्रकार से यहाँ पे हाउस होल्ड को काउंट नहीं किया जा रहा है। सही प्रकार से यहाँ पे हाउस होल्ड की क्या फिजिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको कंसीडर नहीं करा जा रहा है। जो यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहा है, किस प्रकार से लोगों की इनकम यहाँ पे बढ़ रही है, घट रही है, उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो दूसरी तरफ इश्यू है सैम्पलिंग में, फ्रेमिंग में, ये सब चीज़ें क्या हैं? तो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। सही प्रकार से यहाँ पे चीज़ें नहीं ली जा रही हैं सैम्पलिंग में। तो जो भी रिच हाउस होल्ड है यहाँ पे उसकी डाटा अलग तरीके से होनी चाहिए, जो पुअर है उसकी डाटा अलग तरीके से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिक्सअप भी बहुत सारी चीज़ें, कहीं कहीं यहाँ पे जो भी पुअर है उनको रिच में भी कंसीडर कर दिया जा रहा है, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे है। तो यहाँ सारे चीज़ें यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स जो निकल के आती है, किस प्रकार से अपने बचे हुए जो पॉपुलेशंस है उसको ट्रेडिशनल सर्वे से बाहर रख करके हम सही प्रकार से सर्वे करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या मुद्दों पे बात कर सकते हैं ताकि चीज़ें जो सैंपल सर्वे अगर कराई जाए तो वो सही प्रकार से हो। तो हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है अपने ही ऑफिसर्स को जो फील्ड में जा करके इंस्पेक्शन करते हैं और डाटा को कलेक्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं पब्लिकली। इन सब चीज़ों पे, क्वालिटी ऑफ प्राइमरी डाटा पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। मोस्ट क्रूशियल ये सब चीज़ें हैं जो सर्वे में इस्तेमाल होती हैं। आशा करते हैं चीज़ें सिंपल सर्वे को लेकर के क्लियर हो गई होंगी। कोई इशू तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। एशियन डायलॉग, यहाँ पे एशिया को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, वो सारी चीज़ें हम
देखेंगे। साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिया से नीचे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के रूप में जाने जाती हैं। तो ये साउथ ईस्ट एशिया हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक बोली जा रही है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस आज के डेट में बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो 56th फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो याद रखिएगा आपके जकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, यहाँ पे एशियान की मीटिंग हुई है। तो ये FMM फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है, याद रखिएगा। आपके कौवा रैंकिंग है कहाँ पे हुई है, ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो यहाँ पे जज करने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे चेंजेज हो रहे हैं क्षेत्रीय में, साउथ ईस्ट एशिया में, ये जज करने के लिए इस मीटिंग से हम अच्छे से जज कर सकते हैं। एशिया का जो मीटिंग हुई है इसमें बात करी गई है इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म लाने के लिए, यानी सबको एक साथ चलने की बातें बोली जा रही हैं। किस प्रकार से नेशंस को, सारे राष्ट्र को लेकर के एक अलग रोल प्ले किया जा सकता है। तो इसमें जो चीज़ें निकल के आई, बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें निकल के आ रहे हैं, वो क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, जापान और रसिया यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे किस प्रकार से स्ट्रेटजिक कंटेस्टेशंस, किस प्रकार से पार्टनरशिप करेंगे स्ट्रेटजी में, और जियो पॉलिटिक्स किस प्रकार से लेकर के चलेंगे, ये इनके ऊपर बड़ी कंट्री भी इसको प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। किसको, एशियान को। जो यहाँ पे बात हुआ है ना आज, यहाँ पे जो FMM है, जो आपको बता रहा हूँ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, इसमें क्या बातें हुई हैं, तो एशिया की यहाँ पे मीटिंग हुई है। यहाँ पे किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशंस लाया जाए, बदलाव लाया जाए। जो प्रेजेंट डिकेड की अगर हम बात करें, तो जो प्रभाव है यहाँ पे कोविड-19 के पैंडेमिक की, वो भी चीज़ें चल रही हैं। आर्थिक व्यवस्था बहुत रुकी हुई चल रही है, स्लो डाउन चल रहा है। यूक्रेन की वार से भी प्रभाव यहाँ पे मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव है। बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे इशू है। दूसरी चीज़ें, कोल्ड वार चल रही हैं किसके किसके बीच, तो यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच। एक समय था जब रसिया और USA के बीच चला करती थी, लेकिन अभी चाइना इसमें हाथ डाला हुआ है। तो ये इसीलिए बोली जा रही है, ये इतनी इम्पोर्टेंट हो जा रही है एशियान के मेंबर, जो कि एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ बोले जा रहे हैं। अगर बात करी जाए एशियान कंट्री की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशंस क्या है, तो वो आपको यहाँ पे देना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से एशियान का सबसे पहला यहाँ पे फुल फॉर्म ही आपसे पूछ सकता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ये याद रखिएगा, जो कि जानी जाती है। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 8 अगस्त 1967 में इसको बनाया गया है। जब उस समय फॉर्म किया गया तो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस इसमें थे, तो इसको एशियान बोला गया है। लेकिन अब जो है कम्युनलिज्म इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है यहाँ पे, तो चाइना के द्वारा जो फैलाया गया कम्युनलिज्म बहुत लोगों को, बहुत कंट्री को इम्पैक्ट किया है। तो यहाँ पे वियतनाम और 5 कंट्री यहाँ पे आकर के मिल गई हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बोली जा रही है, जो कि प्रॉब्लम यहाँ पे है। 5 कंट्री क्या है यहाँ पे, पहले ये देख लिया जाए। तो एक प्रकार से कॉमन डिस्प्ले ऑफ कोऑपरेशन, सबको एक साथ कोऑपरेट करके मिलजुल कर कार्य करना होगा, इसका ये उद्देश्य है। और दूसरी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिटिकल चीज़ों पे कार्य करेगा, इकोनॉमिक पे कार्य करेगा और कोऑपरेशंस दिखाता हुआ नजर आएगा। डिक्लेरेशन आती है एक ब्रुनेई दारुसलाम। यहाँ पे इस ज्वाइंट मीटिंग में क्या होती है, तो इस ज्वाइंट मीटिंग में एशियान 7 जनवरी 1984 को मीटिंग होती है, और ये क्या करता है, वियतनाम को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। याद रखिएगा 1984 और 1967, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इनको ऐड करता है, सबसे पहले वियतनाम को ज्वाइन करता है, ये 28 जुलाई 1995 को ये चीज़ें आती हैं। लाओस और म्यांमार ज्वाइन करते हैं यहाँ पे एशियान को 23 जुलाई 1997 को। कंबोडिया रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है 1999 को। ये कंट्री यहाँ पे एशियान मेंबर कंट्री हैं, याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर बात करी जाए एशियान मेंबर कंट्री में कौन कौन कंट्री आती हैं, तो ये देखिए आपके सामने 10 कंट्री हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्री हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एशियान डे 8 अगस्त को मनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, मोटो भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसकी जो एबिलिटी है, योग्यता है इस एशियान मेंबर्स की, वो ग्लोबली यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि 2 क्रिटिकल
चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूनिटी और सेंट्रलिटी, यहाँ पे दो इशू निकल के आ रही हैं। किस प्रकार से एकता बनाया जाए, किस प्रकार से यूनिटी को बनाकर रखा जाए केंद्र के रूप में, यानी एशिया जो मेंबर हैं किस प्रकार से इसको बना करके रखें। तो पहली क्या चीज़ें आ रही हैं, हमें मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी विश्वास क्रेडिबिलिटी को, ताकि हम जो एशियन चार्टेड है उसको सही प्रकार से फॉलो कर सकें। दूसरा, हमें क्या बातें बोली जा रही हैं, किस प्रकार से अपने आप को लेकर के चलना है रीजनल क्षेत्र में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। बात करी जा रही है म्यांमार की, बात करी जा रही है थाईलैंड की। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं चाइना का ही इन्फ्लुएंस है, दोनों जगह पे मिलिट्री रूल अभी चल रहा है। तो जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है, यहीं पे इशू निकल के आ रहा है। तो चाइना यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस यहाँ पे एशियान स्टेट के साथ बनाए हुए है, जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसके लिए नजर आता है। तो लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये सारे वर्चुअल डिपेंडेंसी हैं चाइना पे ही। फिलीपींस की बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा हटके नजर आ रहा है, साउथ चाइना का इशू इसके साथ भी है, लेकिन कंप्लीट स्टैंड इसका इसके अगेंस्ट में चाइना का नहीं आ पाता है। बहुत सारी कंट्री हैं, केवल यही नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये कंट्री भी यहाँ पे हैं जो बीजिंग की तरफ ही देखती हुई नजर आती हैं। यही सारी इश्यू यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। साउथ चाइना सी में ये जो कंट्री हैं, फिलीपींस, ताइवान, ये बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो यहाँ पे क्या कर रही हैं, इन सब कंट्री से चाइना का बॉर्डर का डिस्प्यूट है। तो बॉर्डर का डिस्प्यूट की वजह से भी यहाँ पे चाइना की तरफ देखती हैं। दूसरी तरफ चाइना पावरफुल है, इकोनॉमिक मिलिट्री पावरफुल है, उसका दबदबा है, जीडीपी ग्रो कर रहा है बहुत तीव्र गति से, मैन्युफैक्चरिंग हब है, जियो पॉलिटिक्स में दबदबा रखा है, यूएन में इसकी अच्छी पकड़ है। ये सब चीज़ें भी हैं जो सारी कंट्री मेजर करती हैं, कंसीडर करती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो उसकी तरफ लोग दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। एशियान की अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसको प्रोमोट करने की बातें बोली जा रही हैं। तो एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, तो जो एशियन मेंबर होंगे वो इंडो पैसिफिक पे फोकस करेंगे, जिसके कारण यहाँ पे चाइना को मिर्ची लग सकती है। यही चीज़ें यहाँ पे बातें बोली गई हैं। तो 4 आइडेंटिफाइड एरिया है, क्या मैरीटाइम में कोऑपरेशन होगा, समुद्र में जो किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी मिलजुल कर चलनी, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अच्छी संपर्क होना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक टारगेट रखा गया है, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस होना चाहिए। इन सब रीजन में सही प्रकार से चीज़ें चलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें लेकर के चली गई हैं। AOIP जो आपको बताया यही है, वो चीज़ें याद रखिएगा। म्यांमार, थाईलैंड में बताया ही मैं, मिलिट्री किस प्रकार से यहाँ पे रूल कर रही है डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्प्लेस करके। म्यांमार में तो आंग सांग सूकी की गवर्नमेंट है तो डिस्प्लेस कर दी, आपको पता ही होगा। थाईलैंड में अभी इलेक्ट होके आए हैं पिताजी, तो यहाँ पे पिताजी जो इलेक्ट होके आए हैं उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनाने दिया गया है। बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर हैं जिसके कारण उनको डिस्प्लेस भी कर दिया गया है पार्लियामेंट से। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, अगर बात करी जाए इंडिया के कंसर्न में, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे कि अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे, तो इसको इंडिया अलग तरीके से डील किया है। आपको बता दें, भारत के जो पीएम थे, पीएम हैं मतलब नरेंद्र मोदी जी, ये आपके फ्रांस विजिट किए, यूएई विजिट किए, वहाँ पर जाने की आवश्यकता थी किसको, तो ये जयशंकर जी को, लेकिन वहाँ पर नहीं गए, एशियान पे फोकस करते हुए नजर आए। इसी से हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, इस डायलॉग को समझ सकते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ बात करी जा रही है एक स्ट्रांग और यूनिफाइड एशियान बनाने की, जो कि आवश्यकता है। भारत इसको सही तरीके से इसमें डायनामिक चेंजेस लाता हुआ नज़र आएगा। तो AOIP और इंडिया का इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव जो है यहाँ पे किस प्रकार से चलेगा वो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। न्यूअर एरिया जो है अगर बात करी जाए तो साइबर, फिनेंशियल, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन डोमेन में कार्य करता हुआ नज़र आ सकता है भारत, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें थी, आपको बताया, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं गिग वर्कर्स को लेके, ये बिल आया है एक राजस्थान में, वो सारी डिटेलिंग बिल को लेकर के हम देखेंगे और समझेंगे कौन होते हैं गिग वर्कर, क्या बिल है, क्या प्लान है, किस प्रकार से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या नए रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम किए गए हैं, सारी डिटेलिंग आपको गिग वर्कर्स बिल में यहाँ पर बताई जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। 24 जुलाई को राजस्थान गवर्नमेंट पास करती है क्या
गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। ये चीज़ें पास हो चुकी हैं, बिल पास हो चुकी है, अब ये जल्द ही रूल बन जाएगा, याद रखिएगा। तो ये इस प्रकार का करने वाला पहला लेजिस्लेशन है, पहली बार ऐसी कोई चीज़ें असेंबली में कोई स्टेट पेश किया है। तो गिग वर्कर क्या होते हैं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। सामान्य भाषा में अगर कहा जाए गिग वर्कर, तो जो भी जोमेटो है, जो भी फूडीज ऐप्स हैं, जो छोटे छोटे ऐप्स हैं, जो भी OTT ऐप्स हैं जिसमें हम लोग सर्विसेज लेते हैं, वो सारे के सारे ऐप्स पे कार्य करने वाले जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये सारे लोग गिग वर्कर्स हैं। यानी ये परमानेंट नहीं हुआ करते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या फिर डे रूटीन पे या फिर मंथली इनकम पे अनऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे कार्य कराते थे। इन्हीं पे यहाँ पे बिल आया हुआ है, इन्हीं को हम गिग वर्कर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पे प्रपोज किया गया है वेलफेयर बोर्ड बनाने की। अब ये वेलफेयर बोर्ड में कौन कौन रहेंगे, तो 5 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे जो कि गिग वर्कर से रहेंगे, और एग्रीगेटर मतलब कम्युनिटी यहाँ पे जो होगी उनकी वहाँ से, और 2 सिविल सोसाइटी से मेंबर होंगे। याद रखिएगा, बोर्ड क्या सेटअप करेगा, तो एक वेलफेयर फंड सेटअप करेगा। ये फंड कैसे सेटअप होगा उसकी भी कहानी देखी जाएगी। सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा क्या, तो जो भी प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। प्राइमरी एम्प्लॉयर जो हैं, जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और गारंटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर इसका लाभ उठा सकते हैं। बोर्ड जो है मेंटेन करेगा, क्या काम होगा बोर्ड का, तो ये मेंटेन करने का काम होगा कि किस प्रकार से डाटा, जो कंपनी का डाटा है, यानी कितने गिग वर्कर काम कर रहे हैं, कहाँ पे कितने लोग खाना मंगा रहे हैं। मैं फूडी को ही लेता हूँ, जोमेटो को ही ले लेता हूँ यहाँ पे, तो कितने लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कितने वर्कर को कितनी सैलरी दी गई है, क्या बेनिफिट दी गई है, वो सारी चीज़ें एक यूनिक डाटा उनको प्राप्त हो जाएगी, यूनिक ID प्राप्त हो जाएगी, किसको, गिग वर्कर को। उसी से ये सारी चीज़ें ट्रैक करेगा ये बोर्ड, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं राजस्थान ये बिल लेके आया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। अच्छा, कौन होते हैं गिग वर्कर, अगर डिटेल में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं। आप जैसे ही मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, आपको लेकर के ये बाइक पे आ जाते हैं पहुंचाने के लिए। याद रखिएगा, इन प्रकार के जो वर्कर हैं, फ्रीलांसर वर्कर, 15 मिलियन फ्रीलांसर वर्कर हैं पूरे अक्रॉस वेरियस सेक्टर की अगर बात करी जाए। 90 मिलियन यहाँ पे जॉब कुड पोटेंशियली एडेड बाय द गिग इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे 90 मिलियन लगभग यहाँ पे बात करी जाए कितना, तो 10 करोड़ के आसपास बात कर सकते हैं। 9-10 करोड़ के आसपास आप सोच सकते हैं, इतनी भी आने वाले समय में इनमें जॉब आ सकती है। तो ये गिग वर्कर हैं जो आपको यहाँ पे, ये लो स्किल गिग वर्कर जो यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, बोर्ड क्रिएट करेगा क्या, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर फंड, जो कि अभी बताया। इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस करेगा, इंडिविजुअल वर्कर, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे सारे लोग, यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे वेलफेयर सेस के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो जो भी कंट्रीब्यूशंस होगा वेलफेयर सेस के रूप में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और कट कहाँ से आएगा, प्रत्येक ट्रांजैक्शंस जो भी होगा उस पे यहाँ पे आएगा। तो एग्रीगेटर यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा कि ये पे करे, तो जो हम लोग पे करेंगे वो चीज़ें जो जाएगी कंपनी को, कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी। अच्छा, वेलफेयर सेस जो होगा वो क्या है, तो ये 2% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं 1%, कहीं कहीं 2%, लेकिन 2% से ऊपर, 1% से नीचे नहीं होनी चाहिए। जो भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे उसका 1%, 2% यहाँ पे ऑटोमेटिकली जाता हुआ नजर आएगा। और जो एग्रीगेटर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, ये लोग सबमिट करेंगे अमाउंट किस प्रकार से, 5 दिन के अंदर, महीना खत्म होने के 5 दिन के अंदर ही यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। गिग वर्कर जिनका नाम पार्टनर के रूप में इस्तेमाल होता था, यहाँ पे चीज़ें अब बदल दी गई हैं, और जो पहले एम्प्लॉय के रूप में यहाँ पे चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ये सारी इशू निकल के आई थी। अगर कोई केसेस हो जा रहा है, कोई इशू हो जा रहा है, तो यहाँ पे तो क्या था, ग्रीवेंसेस सुनने के लिए भी कुछ नहीं था। तो ये जो बिल लेकर के आया गया है ना, ये कहीं ना कहीं वेलफेयर को लेकर के आया गया है, जो कि जन कल्याण के लिए, जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं उनको बेनिफिट पहुंचाते हुए नजर आएगा। तो आप कैसे भी कार्य कर रहे हैं, कितना भी घंटे कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे मैटर नहीं
करता आप रजिस्टर कर सकते हैं जो भी ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये नहीं मैटर करता है वो जोमेटो है कि स्विगी है, हर जगह पे आप कार्य कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो वेलफेयर बोर्ड है ये फॉर्मुलेट करेगा स्कीम, किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी को लेकर के चला जाए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को किस प्रकार से दिया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस को किस प्रकार से दिया जाए, इसी पे वेलफेयर बोर्ड फोकस करेगा। आपके जो 2% का पैसा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ें क्या बातें बोली जा रही हैं, बेनिफिट को और आगे बढ़ाने की बातें करी जा रही हैं, हेल्थ, एक्सीडेंट, एजुकेशन, इसमें भी ये चीज़ें आ सकती हैं, जो कि आपको बता रहा हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज़ें। तो गिग वर्कर के पास अपॉर्चुनिटी है कि ये अपने ग्रीवांसेस को भी सुना सकते हैं, किस प्रकार का पेमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशंस ले दी जाएगी। सेक्शन 15 के अंतर्गत अगर बात करी जा रही है तो पिटीशंस फाइल हो सकता है फिजिकली और ये ऑनलाइन भी हो सकता है। इनका वेब पे पोर्टल बनेगा, यानी वेबसाइट एक बनेगा, उस पर सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे 90 दिन के अंदर इन ऑर्डर को यहाँ पे चेक करेगा। जो एग्रीगेटर हैं यहाँ पे ड्यूटी, जो भी यहाँ पे अपने उनकी ड्यूटी है, एग्रीगेटर मतलब जो भी कंपनी है उनका दायित्व तो बन जाता है किस प्रकार से डिपॉजिट करेंगे वेलफेयर सेस को ऑन टाइम पे, और यहाँ पे डाटाबेस को यहाँ पे गिग वर्कर का अपडेट करते हुए भी नजर आएंगे। अगर इस प्रकार की चीज़ों में थोड़ी सी भी फेलियर हुई, लापरवाही हुई तो 5 लाख रुपये फाइन है और ऑफेंसेस पे और 50 लाख के आसपास वायलेशंस पे दूसरा। यहीं पे प्राइमरी एम्प्लॉयर, जो प्राइमरी एम्प्लॉयर है वो अगर पे करने की बातें 10,000 रुपये के आसपास कर सकते हैं, अप टू 10,000 रुपीज़, यानी मिनिमम के आसपास 10,000 तक ऐसी, या नॉट 10,000 दैट इज़ फिक्स, ऐसी चीज़ें नहीं है, तो अप टू 10,000। और यहाँ पे दूसरी बातें क्या बोल रही हैं, दूसरी तरफ अगर वायलेंसेज होती हैं तो 2 लाख के आसपास करी जाएगी। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको मुझे देना था। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहाँ पे न्यूज़ एंड फैक्ट्स देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन अमेरिकन देव शाह, ये 14 साल की उम्र के हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन्स जो कि वाशिंगटन में हो रही थी, ये जीते हैं। तो कौन सा वर्ड पे यहाँ पे जीते हैं, तो याद रखिएगा समोफाइल। समोफाइल एक वर्ड है, काफ़ी न्यूज़ में है, क्वेश्चंस आ सकता है। इसका क्या मतलब होता है, तो प्लांट और एनिमल जो यहाँ पे सैंड, जमीन पे जो बालू होता है, मिट्टी होती है, उस पे जो जीते खाते हैं, जो रहते हैं, उसे हम समोफाइल बोलते हैं। तो 1925 से शुरुआत करी गई है, जो कि 94 एडिशंस अभी चल रही है। तो पहले बहुत कम ही लोग पार्टिसिपेट करते थे, अब 200 के आसपास पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन्स ये होता है। मणिपुर गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कही है असम राइफल को, क्योंकि आप इमीडिएटली पुशबैक करिए किसको, 718 म्यांमार के जो नेशनल हैं वो भारत में आ गए हैं, 301 चिल्ड्रेन उसमें से निकल के थे। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिटेल्ड रिपोर्ट भी मांगी है किस प्रकार से ये रिफ्यूजी भारत में आ गए हैं। रेडियो कॉलर ऑफ 6 चीता, जो चीता थे भारत में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, उनको जो है कॉलर यहाँ पे गर्दन में एक कॉलर रेडियो वाली लगाई थी, जिसके कारण हम ट्रैक कर सकते थे। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। मणिपुर में उसको यहाँ पे रिमूव किया गया है, उनके कॉलर से ये चीज़ें निकाली गई हैं। और 5 चीता यहाँ पे, 5 एडल्ट चीता और 3 बच्चे यहाँ पे डेड कर गए हैं KNP, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब बात करी जा रही है म्यांमार की, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको अभी मैं बताया। वो म्यांमार देखिए उसका लोकेशंस कहाँ पर है। तो आप देखिए यहाँ पे म्यांमार, ये आपका प्यारा इंडिया हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट से यही बाउंड्री टच करती है जहाँ से कई सारे लोग घुसते हुए नज़र आए हैं। तो मणिपुर की गवर्नमेंट यहाँ पे वही चीज़ें बोल रही है। कमलजीत यहाँ पे 2 और गोल्ड मेडल यहाँ पे जीतते हुए नज़र आए हैं। किस चीज़ में, तो ये याद रखिएगा 50 मीटर फ्री पिस्टल कंपटीशंस में। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, तो चंगवान, कोरिया में हुआ है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। दूसरी चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, तो एडवांस नोड रेंज 10 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर, ये जो चीज़ें हैं NM, 10 nm और 5 nm की चीज़ें। इंडिया की करंट फोकस किस पे होगी, तो यहाँ पे
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो चिप बनाने की बात करी जा रही है, सेमीकंडक्टर चिप, यहाँ पे सबसे एडवांस लेवल यही होती है 10 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर, लेकिन यहाँ पे 28 nm जो कि हायर होगी भारत के लिए, वो बनाने पर यहाँ पे फोकस कर रहा है क्या, इंडिया। ये आउटडेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे फ़ोन में इसका उपयोग अभी भी चल रहा है, तो उसी पे यहाँ पे बनाने की बात चल रही है। भारत भी इसका एप्लीकेशंस अच्छे से जान रहा है और इसका उपयोग करता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश यहाँ पे नोबल लॉरिएट जो कि मोहम्मद यूनुस हैं, इनको टैक्स के रूप में $1.1 मिलियन यहाँ पे करने की बातें बोल रहा है, जो कि 83 साल के हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। अच्छा, इनको नोबल लॉरिएट किस व्यक्ति के साथ दिया गया है? एक और लोगों को यहाँ पे कुछ मिला था। क्वेश्चन अब मेरा वो आपसे रहा। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं याद रखिएगा, तो रीब्रांडिंग एक्सरसाइज की बातें बोली जा रही हैं। कभी गूगल पे आपको पता ही होगा, यहाँ पे चिड़िया एक बनाया गया था ब्लू कलर का, वो चिड़िया, अब यहाँ पे वो लोगो हट सकता है। तो यहाँ पे एलन मस्क देखिए क्या लोगो लेकर के आ रहे हैं वेबसाइट पे ट्विटर के। तो ट्विटर की जो वेबसाइट है वहाँ से ब्लू टैग हटता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि अभी फाइनलाइज्ड होना बाकी है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अदानी को यहाँ पे पुनः जो है श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है भारत आए, उनको पुनः अलॉट कर दिया गया है यहाँ पे कि अदानी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी चीज़ें यहाँ पे कर सकता है यहाँ पे करे, उनको अलॉट कर दी गई है और जो डील है अदानी को यहाँ पे दे दी गई है। तो जनवरी 25 तक यहाँ पे चीज़ें ये करने की बातें बोली जा रही हैं, किस प्रकार से एनर्जी को यहाँ पे लेकर के चलेंगे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस प्रकार से अदानी करेंगे। तो यानी अदानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।